तो बच्चों आज हमारा टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट का एक हाफ पावर पॉइंट और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ये फर्स्ट टॉपिक है। क्या होता है हाफ पावर पॉइंट और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, उसको समझिए। कल मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, ये ग्राफ था IRMS और फ्रीक्वेंसी के बीच। ठीक है, IRMS और फ्रीक्वेंसी F के बीच ये ग्राफ ऐसे जाता था बच्चों। यहां पर फ्रीक्वेंसी होती थी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और उस पर जो IRMS की वैल्यू होती थी वो होती थी मैक्सिमम, IRMS मैक्सिमम। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट होती है वो मैक्सिमम फ्लो होती है, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये करंट हो गई मैक्सिमम। अब इस ग्राफ में बच्चों दो पॉइंट ऐसे होते हैं, P1 एंड P2, दो ऐसे पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट्स पर जो पावर होती है वो मैक्सिमम पावर की हाफ होती है, मैक्सिमम पावर की हाफ होती है, इसीलिए इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, हाफ पावर पॉइंट। तो इन पर जो पावर है वो मैक्सिमम पावर की हाफ होती है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R, ये होता है पावर का फॉर्मूला। तो अगर मैं यहां पर इस पावर का फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ इस पावर का IRMS का स्क्वायर कैपिटल R, क्योंकि AC की जब अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाती है, अल्टरनेटिंग करंट में I की जगह IRMS ही हमेशा लिया जाता है। तो IRMS स्क्वायर R, ये तो हो गया P, और ये क्या होगा IRMS मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू R, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो ये तो P मैक्सिमम है ना, तो इसमें जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी। ये सिंपल P है तो सिंपल P में IRMS सिंपल ले लेंगे। तो यहाँ पर एक में तो करंट की जगह IRMS ले लो और एक में करंट की जगह IRMS मैक्सिमम ले लो। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया IRMS के रूप में। R से R को कट कर दो, तो IRMS अगर निकालना चाहें यहाँ पर, यानी कि RMS करंट कितनी होती है, तो रूट लगेगा पूरे पे। IRMS मैक्सिमम का रूट क्या हो जाएगा, IRMS मैक्सिमम स्क्वायर हट जाएगा अपॉन √2। तो हम ये भी कह सकते हैं, हम दो बात कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट पर पावर तो मैक्सिमम पावर की हाफ हो गई है, लेकिन अगर RMS करंट पूछे कितनी हो गई है तो आप बोलोगे RMS करंट जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी 1/√2 हो गई है। तो यहां मैं RMS करंट को शो कर सकता हूं, ये हो गई है IRMS मैक्सिमम अपॉन √2। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट पर जो RMS करंट होती है वो मैक्सिमम करंट की 1/√2 टाइम्स हो जाती है। तो क्लियर है बच्चों, हमने इस फॉर्मूले के बेसिस पर पहले हाफ पावर पॉइंट जहां पर पावर मैक्सिमम पावर की हाफ हो गई, फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पहले I²R लिखा, P मैक्सिमम में हमने बस इसके साथ मैक्सिमम लगा दिया, R से R कट कर दिया, रूट लगा दिया, रूट लगा के ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ पावर पॉइंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आ गई कि क्या होता है हाफ पावर पॉइंट। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है बैंडविड्थ। इनमें अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जो P1 पर फ्रीक्वेंसी होगी वो F1, P2 पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2। F1 और F2 को, F1 एंड F2 इनको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इनको क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। जो हाफ पावर पॉइंट्स होते हैं उन पर जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोला जाता है। अब मैं एक बात कर रहा हूं एक नए टॉपिक की, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होती है बच्चों वो समझो। ये जो दो आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है ना, F1 F2, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है बैंडविड्थ। ये होती है बैंडविड्थ। हाफ पावर पॉइंट आप समझ ही गए, जिसमें पावर मैक्सिमम पावर की आधी हो जाए, या RMS करंट मैक्सिमम करंट की 1/√2 टाइम्स हो जाए, और इन पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिस पर करंट मैक्सिमम होती है, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ।
अब बैंडविड्थ का हमें फॉर्मूला फाइंड करना है, इसका एक डेरिवेशन है पूरा, वो डेरिवेशन इसी वाले फॉर्मूले से यहां पर स्टार्ट होगा। देखो कैसे, 4 हाफ पावर पॉइंट्स, जो हाफ पावर पॉइंट्स हैं उनके लिए ये इक्वेशन होती है IRMS इज इक्वल टू IRMS मैक्सिमम अपॉन √2। ठीक है, ये इक्वेशन हमने यहां पर बना ली। अब IRMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS अपॉन Z। IRMS का फॉर्मूला क्या होगा, ये LRC सर्किट है, LCR सर्किट, तो LCR सर्किट में IRMS क्या होता है, VRMS अपॉन Z। IRMS मैक्सिमम क्या होता है, ये होता है VRMS अपॉन R। जब रेजोनेंस होता है ना, जब रेजोनेंस होता है तब IRMS मैक्सिमम मिलता है, और उस कंडीशन में जो Z होता है उसकी जगह पर हम R का यूज करते हैं, ये रेजोनेंस में हमने पढ़ा है। तो IRMS मैक्सिमम में तो अपॉन में R आता है, और सिंपल IRMS होगा तो अपॉन में Z आएगा, मतलब ये रेजोनेंस वाली कंडीशन नहीं है और ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है, इसलिए इसमें Z R के इक्वल हो गया है, और √2 तो है ही साथ में। VRMS से VRMS कट हो जाएगा और Z आ जाएगा R√2। अब हम यहाँ पे Z की वैल्यू डाल देंगे, Z की वैल्यू होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, R√2। क्लियर है, रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये देखो ये रूट हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर ये हो गया स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2R², √2 का तो स्क्वायर 2 हो जाएगा और R² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो आगे पूरे डेरिवेशन को अच्छी तरह समझना है। तो ये हो जाएगा आपका XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R² माइनस R², कितना हो जाएगा R²। XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R² माइनस R², यानी कि R²। XL को L ओमेगा लिख सकते हैं, XC को 1/C ओमेगा, इसका स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा, R² का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, या तो प्लस R आएगा या माइनस R आएगा। प्लस R का स्क्वायर भी R² होता है, अगर प्लस R है इसका स्क्वायर करोगे R², अगर माइनस R है इसका स्क्वायर करोगे तो भी R²। तो R² का रूट प्लस R भी हो सकता है और माइनस R भी हो सकता है, दो कंडीशन बनेगी। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं, मतलब यहाँ रूट लगा रहे हैं, तो रूट लगाएंगे जब R² का तो या तो प्लस R मिलेगा या माइनस R आपको मिलेगा। अब होता क्या है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, हमने क्या करा, पावर हाफ पावर पॉइंट का जो RMS की इक्वेशन थी वहां से स्टार्ट किया, IRMS को VRMS अपॉन Z लिखना, IRMS मैक्सिमम को VRMS अपॉन R लिखना, और √2 साथ में लगा देना, VRMS से VRMS कट हो जाएगा, Z आ जाएगा √2R, Z की वैल्यू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर रख देना। वैसे आप कहोगे कि सर ये तो उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसको XL माइनस XC मान के ही रख दिया है, और इसका स्क्वायर कर दिया, फिर रूट हटा के स्क्वायर करके 2R² लाया, इधर माइनस हो गया ये, तो R² उधर जाके माइनस होगा तो R² बच जाएगा, XL को लिख देंगे L ओमेगा और XC को लिख देंगे 1/C ओमेगा, फिर इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, R² का रूट प्लस R भी हो सकता है और माइनस R भी हो सकता है। अब उसमें क्या है, 2 पॉइंट थे, 4 पॉइंट A, जो A पॉइंट आपको दिख रहा है, A क्या P1, आप ग्राफ में देखोगे पहला पॉइंट P1 था, उस पॉइंट P1 पर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम थी, जो उस पॉइंट P1 पर फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी F1, और F1 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले है, यानी कि वो लेस देन है, F1 लेस देन FR। इस कंडीशन में जब F1 FR से छोटा होता है तो XC ग्रेटर देन XL होता है, इस वाले ग्राफ से ये पता चलता है। बनाया था आपने ये ग्राफ, फ्रीक्वेंसी FR है, यहाँ पे XL और XC इक्वल होते हैं, ये XC का ग्राफ है और ये XL का ग्राफ है, याद है अपन ने ये ग्राफ बनाया था अभी पिछले वीडियो में। तो अगर फ्रीक्वेंसी FR से कम है, यानी यहां पर है कहीं फ्रीक्वेंसी F1, तो यहां पर कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये वाला ले लो, यहां पर XC बड़ा होगा और XL
छोटा होगा, XC की वैल्यू बड़ी होगी और XL की वैल्यू छोटी होगी। तो जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो XC ऊपर होता है, XL नीचे होता है। तो अगर XC बड़ा है, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इस पॉइंट के लिए जो L ओमेगा 1, इसके लिए फ्रीक्वेंसी हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 मान ली है पॉइंट P1 के लिए, -1/c ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, -r। कितना आ जाएगा, -r, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। कौन से पॉइंट के लिए, P1 पॉइंट के लिए। क्यों है, क्योंकि इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि अगर फ्रीक्वेंसी को हमने FR से कम रखा तो ये ग्राफ ऊपर होगा और ये ग्राफ नीचे होगा। ये ग्राफ किसका है, XC का, यानी XC बड़ा होगा और XL छोटा होगा। तो इस कंडीशन में हमें ये बड़ा मिलेगा, ये छोटा मिलेगा, यानी कि R की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर हम बात करते हैं फॉर पॉइंट P2, तो P2 पॉइंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, ये वाला पॉइंट इधर वाले, तो कोई सा भी ले लो F2। तो देखो ये XC तो नीचे चला गया और XL ऊपर चला गया, तो यानी कि इस कंडीशन में XL ग्रेटर देन XC हो जाता है। इस कंडीशन में कौन बड़ा हो जाता है, XL ऊपर चला गया और XC नीचे, तो XL बड़ा और XC छोटा। कब, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। तो जो दूसरा पॉइंट था P2, उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, इसलिए ये बड़ा और ये छोटा। तो उसकी इक्वेशन में यहां बना देता हूं, उसकी इक्वेशन बन जाएगी L ओमेगा 2 -1/c ओमेगा 2 इज इक्वल टू प्लस का R। क्लियर है। अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सबसे पहले ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो इसको जब ऐड करेंगे, देखो इसको और इसको ऐड करना है, तो इन दोनों को पहले ऐड करो, L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये और ये ऐड हो गया। अब इसको और इसको ऐड करो, इसको और इसको, तो -1/c कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2। अब इन दोनों को ऐड करो, -r प्लस r, कितना आ जाएगा, 0। तो इसको इसमें ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया और इसको इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 -1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2, एलसीएम ले लिया है, ऊपर क्या बचेगा, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कंसेप्ट सबसे बढ़िया है, इसको समझ लोगे फिर तो इक्वेशंस को ऐड करना है पहले। तो ऐड करके अब हमें ये मिल रहा है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो ये इसकी जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, L ओमेगा 1 -1/c ओमेगा 1 इज इक्वल टू -r। ये सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी, अभी काम आएगी। अब इसको हमें करना है सॉल्व, तो इसको उठा के उधर ले जाओ, L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/c ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2। आप कहोगे ये क्या करा आपने, कुछ नहीं करा, बस इनको कैसे भी लिखो, चाहे ओमेगा 1 को पहले ओमेगा 2 को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कट हो जाएगा, इस c को इधर ले आओ, सॉरी इसको यहीं रहने दो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 को यहाँ ले आओ, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना आ जाएगा, 1/LC, इक्वेशन नंबर 4। एनी डाउट, नो डाउट, क्योंकि सिंपल डेरिवेशन है, ऐड कर दिया है दो इक्वेशंस को और थोड़ा सा सॉल्यूशन मार दिया है यहाँ पे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट बच्चों हम करेंगे इसमें से इसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करना है। तो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्चुअली ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, +1/c और यहां पर बचेगा 1/ओमेगा 1 और यहां -1/ओमेगा 2। और इसको जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये देखो ऐसे होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं ना,
तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r। तो ये कहानी आपकी आ जाएगी L ω2 माइनस ω1 प्लस 1। आराम से इनको सब्ट्रैक्ट करके देखना, ये आप भी कर सकते हो, मैंने तो आपको बता दिया, आप अपने आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्ट ही तो करना है इक्वेशंस को इतना तो आपको आना चाहिए। ω1 ω2 एलसीएम ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू 2r। अब ω1 ω2 क्या है 1/LC, तो ω1 ω2 को ω1 ω2 को 1/LC यहां पर रख देंगे, तो एक्चुअली ये LC ऊपर चला जाएगा, सिचुएशन ये बन जाएगी, C से C कट हो जाएगा। अब ये देखो और ये देखो एक जैसा है, तो ये डबल हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, ω2 माइनस ω1 कितना आ जाएगा R/L, ठीक है, R/L। ω2 को मैं 2πf2 माइनस 2πf1, ये 2πf2 ये 2πf1 इज इक्वल टू R/L। टू पाई इसमें से कॉमन ले लो, f2 माइनस f1 इज इक्वल टू R/L। 2 पाई अपॉन में चला जाएगा, f2 माइनस f1 इज इक्वल टू R/2πL। ये जो फॉर्मूला है यही है बैंडविड्थ। याद है आपको बताया था मैंने शुरुआत में, बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं बैंडविड्थ कहते हैं। तो बच्चों ये डेरिवेशन है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1-2 बार लिख लिख के समझना पड़ेगा। अच्छा डेरिवेशन है, जब 1-2 बार आप इसको लिख लोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। पूरी वीडियो को आप देखो, जहां पर भी डाउट आए आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अच्छी तरीके से इस टॉपिक को कर लो।